हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के चैप्टर नंबर 1 की। फर्स्ट स्टेज के अंदर एस्टिमेटिंग क्या होता है, ठीक है। एस्टिमेटिंग क्या होता है? एस्टिमेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। एस्टिमेटिंग क्या है? एस्टिमेटिंग एक प्रोसेस है जो कैलकुलेट करता है प्रोबेबल कॉस्ट यानी कि संभावित कॉस्ट यानी कि एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट बिफोर स्टार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले उसमें कितना खर्चा आने वाला है इस चीज को जानना, ये होता है एस्टिमेटिंग। उसे कहते हैं एस्टिमेटिंग। इट इज आर्ट ऑफ फाइंडिंग द कॉस्ट। ये एक आर्ट है कॉस्ट फाइंडिंग करने की, ठीक है। तो एस्टिमेटिंग क्या हो गया? एस्टिमेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इट इज आर्ट ऑफ फाइंडिंग द कॉस्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेटिंग। Nowadays there is a tough competition in satisfying the different demand of customer। आज के दिनों में, आज के टाइम में बहुत ही टफ कंपटीशन हो चुका है कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई करना। एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है उसके लिए उसकी एडवांस इंफॉर्मेशन जानना, उसके लिए उसका एस्टिमेट जानना उसके लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये कह रहा है कि ए ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी हैव एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में कितना कॉस्ट आएगा उसकी एडवांस इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के पास मस्ट होनी चाहिए। व्हेन ए न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इन द मार्केट, जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, द एस्टिमेटिंग ऑफ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट मस्ट बी डन। यानी कि कोई नया प्रोडक्ट अगर मार्केट के अंदर लॉन्च करना है तो उसकी एस्टिमेटिंग मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट पहले से ही जानना जरूरी है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है एस्टिमेटिंग की, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इन तीनों को डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम लोग इसी चैप्टर के अंदर। सेकंड जो टॉपिक है, यानी थर्ड जो है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एम्स ऑफ एस्टिमेटिंग या ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट एस्टिमेटिंग, ठीक है। एम्स आ जाए या ऑब्जेक्टिव आ जाए, दोनों में सेम ही पॉइंट लिखने हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है टू हेल्प द इंडस्ट्री ओनर इन डिसाइडिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग पॉलिसी। इंडस्ट्री ओनर को डिसाइड करने में हेल्प करता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग पॉलिसी क्या रहने वाली है। टू हेल्प इन टेंडर प्रोसेस, ये टेंडर प्रोसेस में भी हेल्प करता है। टू प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन के अंदर जो बजट लगने वाला है, कितना बजट प्रोडक्शन के अंदर लगेगा उसको पहले से ही डिसाइड करना, ठीक है। टू डिसाइड द वेजेज ऑफ वर्कर विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी, टाइम स्टडी की हेल्प से वर्कर की वेजेज को निकालना, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। वेजेज का मतलब होता है वर्कर को जो सैलरी दी जाती है वो वेजेज होती है, ठीक है। टू नो अबाउट द प्रॉफिट इन एडवांस टू मेक फ्यूचर प्लान, इससे हमें प्रॉफिट का एडवांस में ही पता लग जाता है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट होने वाला है और उस प्रॉफिट का यूज हमें कहाँ कहाँ करना है फ्यूचर प्लान के लिए, कोई नया प्रोजेक्ट लाने के लिए, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, या कंपनी का किसी और जगह इन्वेस्ट करने के लिए, या किसी भी काम के लिए उस प्रॉफिट का कहाँ यूज होगा, उसके फ्यूचर प्लान पहले से एडवांस में हम डिसाइड कर सकते हैं एस्टिमेटिंग हेल्प के। अगर एस्टिमेटिंग नहीं होगा तो हमें पहले से प्रॉफिट का मालूम ही नहीं होगा तो फ्यूचर प्लान अभी बना नहीं सकते हम बिना प्रॉफिट के, और यहाँ पे प्रॉफिट से हम फ्यूचर प्लान भी बना सकते हैं। टू डिसाइड द मैन्युफैक्चरिंग और परचेजिंग ए पर्टिकुलर आइटम, इससे हम ये भी डिसाइड करते हैं कि किसी प्रोडक्ट को की मैन्युफैक्चरिंग करना है या किसी पर्टिकुलर आइटम को परचेज करना है। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किसी आइटम की जरूरत है तो उसको हम खुद बना लें या उसको आइटम को परचेज करें, ये भी डिसाइड करते हैं हम। तो ये सब भी ऑब्जेक्टिव या एम्स हैं एस्टिमेटिंग के। नेक्स्ट है आपका टॉपिक जो है फंक्शन ऑफ एस्टिमेटिंग। एस्टिमेटिंग के फंक्शन क्या है? टू डिटरमाइन द मटेरियल कॉस्ट, नंबर 1 है टू डिटरमाइन द मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए। टू डिटरमाइन द लेबर कॉस्ट एंड इक्विपमेंट ईटीसी, लेबर कॉस्ट को या इक्विपमेंट कॉस्ट को या इक्विपमेंट्स को जानने के लिए, ठीक है। टू डिटरमाइन ओवरहेड चार्जेज, ओवरहेड चार्जेज को जानने के लिए, इंक्लूडिंग जिसके अंदर इंक्लूड होता है सेलिंग चार्जेज, पैकिंग चार्जेज एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज, ठीक है। टू डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कितना टाइम लगने वाला है इसको डिटरमाइन करते हैं। टू डिटरमाइन मेथड इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, इसका डिटरमिनेशन होता है। टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या रखने वाले हैं। टू डिटरमाइन द मेथड एंड इक्विपमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में कौन से मेथड और इक्विपमेंट यूज किए जाएंगे। तो ये सारे फंक्शन है एस्टिमेटिंग के। क्या क्या फंक्शन है एस्टिमेटिंग के? कि उसकी मटेरियल कॉस्ट क्या रहने वाली है, उसकी लेबर कॉस्ट, उसके इक्विपमेंट क्या रहेंगे, इक्विपमेंट कौन से इस्तेमाल किए जाएंगे, उसकी ट्रांसपोर्ट, सेलिंग चार्जेज, ओवरहेड चार्जेज उसके क्या रहने वाले हैं, उसका टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कौन से मेथड से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसका सेलिंग प्राइस क्या रखा जाएगा, उसमें कौन से मेथड और इक्विपमेंट यूज किए जाएंगे। ये सारे के सारे क्या है फंक्शन एस्टिमेट के, जो मैंने एक साथ अभी आपको बताए हैं सातों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो है एस्टिमेटिंग प्रोसीजर। एस्टिमेटिंग की प्रोसीजर क्या है, एस्टिमेटिंग कैसे किया जाएगा। नंबर फर्स्ट के ऊपर है प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ ऑल पार्ट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट, ए आएगा यहाँ पे, ठीक है। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ ऑल पार्ट्स, सभी पार्ट्स की लिस्ट बना लेंगे विच आर रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग, जिसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जिस भी प्रोडक्ट की, उसको बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए किस किस पार्ट्स की किस किस चीज की जरूरत होने वाली है उसकी पहले से ही लिस्ट बना लेंगे। डिसाइड, सेकंड है डिसाइड द पार्ट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड और परचेज्ड, ये डिसाइड करेंगे कि
कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उसके सारे पार्ट हम खुद बनाएं, या मान लो कोई ऐसा पार्ट है जिसको हम खुद मैन्युफैक्चर करें या उसको परचेज करें। मैन्युफैक्चरिंग करने में उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो हम उसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, इसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ गई हो, तो हम उसको परचेज करें या मैन्युफैक्चर करें। इस टाइप से उसको पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, कौन से परचेज करेंगे। ठीक है, प्रिपेयर ए शीट ऑफ वेरियस ऑपरेशन, एक शीट तैयार करेंगे जिसमें वेरियस ऑपरेशन लिखे होंगे कि इन चीजों का इस्तेमाल करके हम हमारा लास्ट फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा कि उसके अंदर क्या वेल्डिंग होगी, क्या उसमें ट्रिमिंग होगी, क्या क्या प्रोसेस उसके अंदर रहने वाली है, उसके बाद उसमें पेंटिंग, डेंटिंग, वेल्डिंग जो भी होंगी वो उसकी सारी प्रोसेस होने के बाद अलग अलग ऑपरेशन लिखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन होने वाले हैं और फिर उन ऑपरेशन में कितने बंदे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से तो हम एस्टिमेटिंग निकालेंगे। मेक ए लिस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट, एक लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होने वाली है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। डिसाइड टूल्स, कटिंग स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट, etc। डिसाइड करेंगे कि जो टूल की है वो कटिंग स्पीड क्या रहने वाली है, फीड क्या होगा, उसकी डेप्थ ऑफ कट क्या होगी। ये चीजें हम सेम 3 के वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के अंदर हम जान चुके हैं डिटेल में कि कटिंग स्पीड क्या होती है, फीड क्या होती है, डेप्थ ऑफ कट क्या होती है। ठीक है, नंबर 5 है मेंशन ए टाइम ऑफ मशीन फॉर ईच पार्ट। मेंशन ए टाइम ऑफ मशीन फॉर ईच पार्ट, ये मेंशन करेंगे कि एक मशीन के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है, ताकि हम ये निकाल सकें कितना टाइम लगने वाला है एस्टिमेट को पूरा करने के लिए। उतने घंटे, उतने दिनों की वेजेज भी तैयार होंगी, उतने दिनों का वो और भी अदर एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होंगे। तो ये सब है एस्टिमेटिंग प्रोसीजर के अंदर, इस टाइप से उसकी प्रोसीजर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्टिंग। अभी हम जान रहे थे एस्टिमेटिंग, एस्टिमेटिंग के अंदर हम ओनली एस्टिमेट लगा रहे थे प्रोडक्ट बनने से पहले, बट कॉस्टिंग में क्या है, कॉस्टिंग में प्रोडक्ट फाइनल बन चुका है, अब उसके अंदर कितनी लागत आई इसको कैलकुलेट करना कॉस्टिंग होता है, और किसी प्रोडक्ट के बनने से पहले ही कि उसमें कितनी लागत आने वाली है ये कैलकुलेट करना एस्टिमेट होता है, और प्रोडक्ट बनने के बाद उसके अंदर टोटल कितना खर्च आया ये निकालना कॉस्टिंग होता है। तो कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर इट्स मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या है, किसी भी प्रोडक्ट का फाइनल या एक्चुअल कॉस्ट निकालना मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद, वो होता है कॉस्टिंग। इसकी सेकंड डेफिनेशन देख सकते हैं, इट इज ए सिस्टम, ये एक सिस्टम है विच रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंडिचर टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो चुका है उसमें सारे टाइप के जो भी खर्चे हैं एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मींस खर्चे, जितने भी टाइप के जो खर्चे हैं उन सबको रिकॉर्ड करने वाला सिस्टम ही कॉस्टिंग होता है। कॉस्टिंग के अंदर, कॉस्टिंग एक सिस्टम है जिसके अंदर हम ऑल टाइप के खर्चे को मैनेज करते हैं, देखते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं जो उसके प्रोडक्ट को बनाने में लगे हुए हैं, ये होता है आपका कॉस्टिंग। नेक्स्ट है पर्पज ऑफ कॉस्टिंग या ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग। पर्पज का मतलब यानी कि पर्पज ऑफ कॉस्टिंग आए या ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग आए, आप ये फिर से सेम ये वाले पॉइंट लिखेंगे। उसमें क्या था, एस्टिमेटिंग के लिए पर्पज आए या एस्टिमेटिंग का एम्स आए या एस्टिमेटिंग का ऑब्जेक्टिव आए, वो वाले पॉइंट लिखेंगे। और अगर कॉस्टिंग का आए, पर्पज ऑफ कॉस्टिंग आए या ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग आए, तो यानी कि कॉस्टिंग का उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाता है कॉस्टिंग, उसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। नंबर फर्स्ट है, क्या उद्देश्य देखते हैं। नंबर फर्स्ट है टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, प्रत्येक आइटम की कॉस्ट जानने के लिए कि ये प्रोडक्ट कितने रुपए का बना हुआ है, ताकि उसका सेलिंग प्राइस क्या रखने वाले हैं उसके अंदर और अदर क्या कैसे क्या करने वाले हैं। टू कीप कंट्रोल ऑन वेजेज, इससे हमें ये पता लगता है कि इस प्रोडक्ट में कितना खर्चा आने वाला है, एक दिन में कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, उस हिसाब से हम उसमें उनकी जो वेजेज है उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। टू हेल्प इन डिसाइडिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और ये सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, देखो कोई प्रोडक्ट बना है 70 रुपए का, सारे खर्चे मिला के, सारे खर्चे मिला लिए हमने, ऑल एक्सपेंडिचर 70 रुपए का बना है, इसके अंदर 10 रुपए मेरा प्रॉफिट, अब प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस हो गया 80 रुपीज। ठीक है, तो प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को निकालने के लिए या ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए या सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टू अर्न मोर प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। टू हेल्प इन रिड्यूसिंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कॉस्ट है, कॉस्ट है। टू हेल्प इन रिड्यूसिंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए या उस टोटल कॉस्ट को कम करने के लिए इसका हेल्प किया जाता है। टू रिड्यूस वेस्टेज, इससे हम वेस्टेज को भी कम किया जा सकता है। ठीक है, टू डिटरमाइन द कॉस्ट इनकर्ड इन ईच ऑपरेशन, प्रत्येक अलग अलग ऑपरेशन में वेल्डिंग हुआ उसमें कितना कॉस्ट लगा, ट्रिमिंग में कितना कॉस्ट लगा, पेंटिंग में कितना कॉस्ट लगा, यानी कि अलग अलग ऑपरेशन में, प्रोडक्शन के अलग अलग ऑपरेशन के अंदर किसमें कितना कितना कॉस्ट लगा है, इसको सेपरेटली हम डिसाइड कर सकते हैं, इसके जरिए हम निकाल सकते हैं कॉस्टिंग के जरिए। टू आइडेंटिफाई वेरियस कॉजेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट, ये हम प्रॉफिट के अंदर इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इसके कॉजेज भी हम इसी के जरिए जान सकते हैं। नेक्स्ट है, हमने इससे पहले पढ़ा, हमने एस्टिमेटिंग पढ़ा और कॉस्टिंग पढ़ा, अब इन दोनों का कंपैरिजन देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ठीक है, ये टेबल है, इसके अंदर 5 पॉइंट्स हम इसका कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट में है एस्टिमेटिंग, सेकंड में है कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग में क्या है, फर्स्ट एस्टिमेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रोबेबल कॉस्ट। एस्टिमेटिंग के अंदर हम प्रोबेबल यानी कि संभावित कॉस्ट निकालते हैं, और कॉस्टिंग इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये इसमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली जाती है और इसमें एस्टिमेटिंग कॉस्ट निकाली जाती है, यानी कि प्रोडक्ट बनने से पहले कॉस्ट निकाली जाएगी, और कॉस्टिंग में प्रोडक्ट बनने के बाद एक्चुअल कॉस्ट निकाली जाएगी। एस्टिमेटिंग इज डन बिफोर एंड ड्यूरिंग प्लानिंग, या तो प्लानिंग करने से पहले या प्लानिंग करने के दौरान ही एस्टिमेट किया जा सकता है, प्लानिंग होने के बाद तो फिर फाइनल कॉस्ट निकल आएगी। कॉस्टिंग इज डन आफ्टर प्लानिंग, कॉस्टिंग जो है ये प्लानिंग के बाद की जाएगी, और एस्टिमेटिंग या तो प्लानिंग के दौरान की जाएगी या उससे पहले की जाएगी। एस्टिमेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एस्टिमेटिंग कॉस्ट बिफोर प्रोडक्शन, एस्टिमेटिंग का हेल्प से हम कॉस्ट निकालते हैं प्रोडक्शन होने से पहले। कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, कॉस्टिंग इज डन आफ्टर प्रोडक्शन, कॉस्टिंग जो निकाली जाती है वो प्रोडक्शन होने के बाद निकाली जाती है। फोर्थ पॉइंट है, इट रिक्वायर हाई टेक्निकल नॉलेज, इट इज डन बाय एस्टिमेटर, इसमें हाई टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायर होती है और ये एस्टिमेटर के द्वारा किया जाता है, विच इज बेसिकली एन इंजीनियर, जो कि एक बेसिकली आमतौर पर एक इंजीनियर होता है, एक आमतौर पर एक इंजीनियर ही एस्टिमेटर होता है जिसके पास हाई टेक्निकल नॉलेज हो।
इट रिक्वायर नॉलेज ऑफ अकाउंट, इट डन बाय अकाउंटेंट। ये है कोस्टिंग के अंदर। कोस्टिंग का क्या है, इट रिक्वायर नॉलेज ऑफ अकाउंटेंट, इट इज डन बाय अकाउंटेंट। इसके अंदर ज्यादा स्किल की आवश्यकता नहीं है और इसके अंदर अकाउंट की नॉलेज होना जरूरी है और इसको अकाउंटेंट करता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है एस्टिमेटिंग रिक्वायर्ड मोर स्किल्ड एस्टिमेटर। एस्टिमेशन करने के लिए मोर स्किल्ड, ज्यादा से ज्यादा स्किल वाले एस्टिमेटर रिक्वायर होते हैं। इट इज सिंपल सो नॉट रिक्वायर्ड मोर स्किल, ये सिंपल होता है, इसके अंदर ज्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये है आपकी कंपैरिजन एस्टिमेटिंग और कोस्टिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट एस्टिमेटर एंड क्वालिफिकेशन। कॉस्ट एस्टिमेटर कौन होता है और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। कॉस्ट एस्टिमेटर क्या हुआ, द पर्सन, ये को आदमी होता है हु प्रिपेयर द कॉस्ट एस्टिमेट। जो कॉस्ट एस्टिमेट को प्रिपेयर करता है वो आदमी, वो पर्सन, वो व्यक्ति कॉस्ट एस्टिमेटर कहलाता है, इज कॉल्ड कॉस्ट एस्टिमेटर। इट इज जनरली परफॉर्म बाय प्रोडक्शन मैनेजर। आमतौर पर इसको प्रोडक्शन मैनेजर के द्वारा किया जाता है, जो प्रोडक्शन का मैनेजर होता है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ एस्टिमेटर, एस्टिमेटर के पास को क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ही मस्ट बी गुड नॉलेज ऑफ ड्राइंग, उसके पास ड्राइंग की एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ही मस्ट बी गुड नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन मशीन एंड देयर ऑपरेशन एंड टाइमिंग ऑफ ऑपरेशंस। ही मस्ट बी गुड नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन मशीन, जो प्रोडक्शन की जो मशीनें हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उनके ऑपरेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उनके टाइमिंग ऑपरेशन की, यानी कि पेंट एक कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कितना, उसकी पेंटिंग में कितना टाइम लगता है, उसकी वेल्डिंग में कितना टाइम लगता है, तो अलग अलग ऑपरेशन वाइज जो टाइमिंग लगता है उसको भी उसका मालूम होना चाहिए। ही मस्ट बी गुड नॉलेज ऑफ टूल्स जिग्स एंड फिक्सचर etc। उसके पास टूल्स जिग्स फिक्सचर इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ही मस्ट बी गुड नॉलेज ऑफ वेज रेट, उसके पास वेज रेट की नॉलेज भी होनी चाहिए। वेज रेट यानी कि कितना टाइम लगने वाला है किसी पर्टिकुलर जॉब पे और उसके ऊपर किस रेट से उनको सैलरी दी जाएगी। ही मस्ट बी क्वालिफाइड टेक्निकल पर्सन, वो एक क्वालिफाइड टेक्निकल पर्सन होना चाहिए, इसलिए ये आमतौर पर एक इंजीनियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एस्टिमेट। एस्टिमेट किस किस टाइप का एस्टिमेट लगा सकते हैं। टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को फिक्स करने के लिए हम उसका एस्टिमेट लगा सकते हैं। टू हेल्प द कॉन्ट्रैक्टर टू सबमिट द एक्यूरेट टेंडर, ये कॉन्ट्रैक्टर को हेल्प करता है एक्यूरेट टेंडर सबमिट करने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब समझाता हूँ मैं। देखो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, जब कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर सभी लोग अपना अपना एस्टिमेट पेश किया जाता है, ठीक है, कि भाई गवर्नमेंट ने बोला कि हमें कोई अंडरपास बनाना है तो उसमें कितना लागत आएगा, तो उस लागत के हिसाब से हम अपना अपना प्रोजेक्ट देते हैं कि देखिए जी मैं इतने रुपए में आपको ये पूरा करके दे दूंगा, मैं इतने रुपए में पूरा करके दे दूंगा। तो ये सब टेंडर अप्लाई करते हैं अलग अलग जो भी जितने भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर को कैसे पता चलता है कि मैं इतने में कर दूंगा, वो उसका एस्टिमेट निकालता है। तो एस्टिमेट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को हेल्प करता है एक्यूरेट टेंडर सबमिट करने के लिए, ठीक है। टू फोरकास्ट द प्रोग्रेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये पहले से ही पता लगा लेता है कि प्रोडक्शन क्या कैसा क्या होगा, उसके ऊपर कॉस्ट क्या लगने वाली है। टू सेट द वेरियस स्टैंडर्ड, बहुत से स्टैंडर्ड को सेट करने में भी एस्टिमेट यूज किए जाते हैं, वो भी एक टाइप के एस्टिमेट होते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ जॉब एस्टिमेट, यानी कि ये समझ लीजिए एलिमेंट कौन कौन से हैं जॉब एस्टिमेट के। तो नंबर 1 है डिजाइन टाइम, नंबर 2 है ड्राफ्टिंग टाइम, नंबर 3 है प्लानिंग एंड प्रोडक्शन टाइम, नंबर 4 है डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग या प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पेशल टूल एंड इक्विपमेंट, नंबर 5 एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च वर्क, लेबर मटेरियल ओवरहेड। इसमें ये लेबर मटेरियल ओवरहेड, इनमें मैं डिटेल में बताता हूँ इनको ताकि आप इनको नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले डिजाइन टाइम। डिजाइन टाइम क्या होता है, द टाइम टेकन टू डिजाइन ए प्रोडक्ट, द टाइम टेकन टू डिजाइन ए प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए जो टाइम लगाया जाएगा वो होता है उसका डिजाइन टाइम, इज नोन एज डिजाइन टाइम। और ड्राफ्टिंग टाइम क्या होता है, ड्राफ्टिंग टाइम द एस्टिमेटिंग टाइम टेकन बाय द ड्राफ्टमैन टू प्रिपेयर सच ड्राइंग इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग टाइम। ड्राफ्टिंग टाइम क्या होता है, द एस्टिमेटिंग टाइम टेकन बाय द ड्राफ्टमैन के द्वारा जो एस्टिमेट टाइम जो लिया जाता है, यूज किया जाता है उस प्रोडक्ट की ड्राइंग को प्रिपेयर करने के लिए, वो होता है ड्राफ्टिंग टाइम। थर्ड है प्लानिंग एंड प्रोडक्शन टाइम, बिफोर स्टार्टिंग प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले किया जाता है प्लानिंग एंड प्रोडक्शन टाइम। तो उसमें क्या आता है, प्लानिंग इज इनकॉर्पोरेट द फ्लोइंग फेजेज, नीचे वाले कुछ फेजेज में होती है प्लानिंग। जैसे सबसे पहले आ जाता है फोरकास्टिंग मीन एस्टिमेटिंग ऑफ टाइप क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फ्यूचर वर्क। तो फ्यूचर में हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं या फिर जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसकी फोरकास्टिंग की जाती है कि उसका टाइप क्या रहने वाला है, उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, क्वांटिटी क्या रहेगी, इन सब चीजों का हम फोरकास्ट करते हैं। ऑर्डर राइटिंग मतलब होता है किसी भी पर्सन को या एक से अधिक पर्सन को अथॉरिटी देना। ऑर्डर राइटिंग मींस गिवन अथॉरिटी टू वन और मोर पर्सन टू अंडरटेक ए पर्टिकुलर जॉब, उस जॉब को पूरा करवाने के लिए एक या एक से अधिक लोगों को उसकी जिम्मेदारी देना, अलग अलग टास्क की। ऑर्डर राइटिंग होता है वो। तो ऑर्डर राइटिंग क्या है, ऑर्डर राइटिंग मींस गिवन अथॉरिटी टू वन और मोर पर्सन टू अंडरटेक ए पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। थर्ड है प्रोडक्शन डिजाइन। प्रोडक्शन डिजाइन क्या होता है, प्रोडक्शन डिजाइन मींस डिजाइनिंग द प्रोडक्ट बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पेसिफिकेशंस, बिल्स ऑफ मटेरियल, ड्राइंग। प्रोडक्शन डिजाइन का मतलब होता है कि किसी प्रोडक्शन को डिजाइन करना, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए कि उसके स्पेसिफिकेशंस क्या रहने वाले हैं, उसके बिल्स ऑफ मटेरियल क्या रहने वाले हैं, उसकी ड्राइंग क्या रहने वाली है, उसको सबको देखते हुए उस प्रोडक्ट को डिजाइन करना, वो होता है प्रोडक्ट डिजाइन। नंबर 4 है राउटिंग। राउटिंग क्या होता है, राउटिंग मींस फाइंडिंग आउट द मोस्ट इकोनॉमिकल पाथ ऑफ डूइंग वर्क एंड देन डिसाइडिंग हाउ
एंड वेयर द वर्क विल बी कैरिड आउट। राउटिंग क्या होता है? राउटिंग का मतलब होता है कि राउटिंग के अंदर हम मोस्ट इकोनॉमिकल यानी कि चीपेस्ट पाथ ढूंढते हैं कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कि चीपेस्ट पाथ फाइंड आउट किया जाता है कि कौन सा इकोनॉमिकल है, कौन सा सस्ता है। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बेस्ट और सस्ता रास्ता ढूंढा जाता है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। एंड देन डिसाइड, और उसके बाद डिसाइड करता है कि हाउ, उसको कैसे किया जाएगा, एंड वेयर, और कहाँ किया जाएगा फॉर कैरिड आउट वर्क। ठीक है, तो राउटिंग क्या हो गया? राउटिंग के अंदर क्या होता है? राउटिंग मींस फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल पाथ, यानी कि चीपेस्ट वे ढूंढा जाता है और उस प्रोडक्ट को कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इन चीजों के बारे में हम राउटिंग में जानकारी लेते हैं। राउटिंग किया जाता है इसमें, उसको राउटिंग बोलते हैं। मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल मींस टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल। इसके अंदर मटेरियल का कंट्रोल करते हैं और रिक्वायरमेंट जानते हैं कि किस कौन कौन से मटेरियल की हमें जरूरत होने वाली है। और टूल कंट्रोल, जैसे नाम से जैसे मटेरियल कंट्रोल था इसी तरह टूल कंट्रोल है। इसके अंदर टूल का डिटरमाइन किया जाता है कि कौन कौन से टूल की रिक्वायरमेंट होगी और उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इसमें ये आते हैं टूल कंट्रोल में। लोडिंग का मतलब होता है कि वर्कर को अपनी अपनी ड्यूटी देना कि भाई तू ये वेल्डिंग कर, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, इस टाइप से। तो लोडिंग का मतलब होता है लोडिंग मींस असाइन ऑफ वर्क टू ए वर्कर, मशीन और इक्विपमेंट। उनको मशीन देना कि इन मशीनों पे काम होंगे, इन इक्विपमेंट के जरिए काम होंगे, तो तेरा ये काम रहेगा, तेरा ये काम रहेगा, ये होता है लोडिंग करना। ठीक है, फिर है लास्ट पॉइंट है शेड्यूलिंग। ठीक है, शेड्यूलिंग मींस फिक्सेशन ऑफ स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम फॉर ए जॉब। शेड्यूलिंग का मतलब उसमें शेड्यूल कर दिया जाता है कि आपको इस टाइम स्टार्ट करोगे और इस टाइम फिनिश करोगे, इतने टाइम के अंदर वो प्रोडक्ट पूरा तैयार होना चाहिए। उसका स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग उसके टाइम का वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट है जॉब कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ जॉब एस्टिमेट में। नंबर 4 पॉइंट है डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पेशल टूल एंड इक्विपमेंट। इसके अंदर नहीं जानते कि स्पेशल टूल्स एंड इक्विपमेंट, स्पेशल टूल एंड इक्विपमेंट सच एज जैसे कि स्पेशल कटिंग टूल, जिग्स, फिक्सचर, डाइज, पैटर्न, मोल्ड, स्पेशल पर्पज ऑफ मशीन etc आर रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए कंपोनेंट और प्रोडक्ट। किसी कंपोनेंट या प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके अंदर स्पेशल टाइप की मशीन, जिग्स, फीचर, डाइस, पैटर्न, मोल्ड, क्या क्या स्पेशल चीजों की रिक्वायरमेंट होने वाली है, ये हम देखते हैं डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट स्पेशल टूल एंड इक्विपमेंट के अंदर। लास्ट पॉइंट है 5th पॉइंट जो कि है एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च वर्क, लेबर, मटेरियल एंड ओवरहेड्स। ठीक है, नंबर फर्स्ट है एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च वर्क। तो नंबर एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च वर्क में क्या करते हैं हम? एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च वर्क इज कैरिड आउट इन एवरी इंडस्ट्री टू फाइंड आउट द बेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च वर्क के अंदर हम ये फाइंड आउट करते हैं, ये कैरिड आउट करते हैं कि कौन सा बेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। द कॉस्ट इनकर्ड इन सच एक्टिविटी मस्ट बी गिवन ड्यू टू इंपोर्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है लेबर कोस्ट। लेबर कोस्ट में भी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। लेबर जो कोस्ट है उसको समझाने से पहले उसको 2 भागों में बांट दिया गया है, एक तो डायरेक्ट लेबर कोस्ट, एक इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट। ठीक है, डायरेक्ट लेबर कोस्ट क्या है? जैसे नाम से पता लग रहा है डायरेक्ट लेबर कोस्ट। डायरेक्ट यानी कि जो प्रोडक्ट को बनाने के अंदर जो लेबर जो प्रोडक्ट बनाने के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व है वो डायरेक्ट लेबर कोस्ट है। और जो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, जो डायरेक्ट इन्वॉल्व है उनकी हेल्प करने के लिए जो लेबर है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। उनके ऊपर जो खर्चा है वो इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट है। तो डायरेक्ट लेबर कोस्ट क्या है, डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं इसको। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड डायरेक्टली इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, डायरेक्टली लगे हुए हैं, वो होते हैं, उनकी जो कॉस्ट होती है वो होती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जैसे फिटर है, एक मैकेनिस्ट है, एक वेल्डर है, जो उन प्रोडक्ट को बनाने के अंदर डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट उनके अंदर लगे हुए ऑपरेशन के अंदर, वो होते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होते हैं? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ लेबर विच हेल्प प्रोडक्टिव लेबर। जो प्रोडक्टिव लेबर जो प्रोडक्शन के अंदर डायरेक्ट जो लगे हुए हैं, जो लेबर, उनकी हेल्प करने के लिए जो लेबर लगे हुए हैं टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, कि वो अपनी ड्यूटी आसानी से पूरा कर सके, वो होते हैं इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट इज द कॉस्ट, वो कॉस्ट है ऑफ लेबरों की विच हेल्प प्रोडक्टिव लेबर टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। जो प्रोडक्टिव लेबर है वो अपनी ड्यूटी आसानी से पूरा कर सके, उसकी हेल्प करने के लिए जो लेबर लगे हुए हैं उनकी जो कॉस्ट आएगी उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट। एग्जांपल के तौर पे स्टोर कीपर, क्रेन ड्राइवर, मशीन सेटर, मेंटेनेंस मैन etc, ये सब इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट है। जैसे मशीन की मेंटेनेंस जरूरी होगी, अगर बार बार उसके अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, तो मेंटेनेंस मैन जो हो गया वो डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को नहीं बना रहा। मेंटेनेंस जो के अंदर जो बंदे हैं वो डायरेक्ट किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, बट मशीन को कुछ पार्ट बनाने के बाद अब उसकी मेंटेनेंस की जाएगी तो वो बंदे करेंगे, तो वो भी एक खर्चा है ना, लेकिन वो इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट है। जैसे लेबर कोस्ट समझा, इसी टाइप से सेम है मटेरियल कोस्ट, उसको भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कोस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट यानी कि जो मटेरियल उस प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्ट यूज किया गया है वो डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट हो गया, और इनडायरेक्ट मटेरियल कोस्ट जो उसमें डायरेक्ट यूज नहीं किया गया वो इनडायरेक्ट मटेरियल कोस्ट होता है। जैसे डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट क्या हो गया? द मटेरियल यूज इन वेरियस स्टेज टू गिव फाइनल शेप टू द मेन प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को शुरू से लेकर लास्ट तक, उस प्रोडक्ट को बनने तक जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल किया गया है अलग अलग स्टेजेस पे, वो डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट होगी। जैसे वुड फॉर फर्नीचर, अगर फर्नीचर बना रहे हैं तो जो वुड हो गया ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया। मिल्ड स्टील फॉर साफ्ट बना रहे हैं तो मिल्ड स्टील जो है वो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। बोल्ट है वो डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट होगी। द कॉस्ट एसोसिएटेड विद डायरेक्ट मटेरियल, जो डायरेक्ट मटेरियल के साथ एसोसिएट होती है जो कॉस्ट, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। यानी कि जो डायरेक्ट जो मटेरियल है उनकी जो कॉस्ट है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होगी? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आर द मटेरियल व्हिच आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस बट नॉट डायरेक्टली यूज्ड इन प्रोडक्ट। इनडायरेक्टली मटेरियल कॉस्ट वो मटेरियल होते हैं जो प्रोडक्शन के अंदर डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर नहीं लगते, बट प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जरूरी होते हैं। अगर किसी चीज का प्रोडक्शन करना है तो उस मटेरियल की जरूरत है, बट वो प्रोडक्ट में नहीं लगेगा, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल।
और उसकी जो कॉस्ट है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल आर द मटेरियल व्हिच आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस बट नॉट डायरेक्टली यूज इन द प्रोडक्ट। नेसेसरी है प्रोडक्शन प्रोसेस में बट डायरेक्टली यूज नहीं किए जाते उस प्रोडक्ट के अंदर। एग्जांपल के तौर पे ग्रीस है, ऑयल है, सैंड पेपर है, कूलेंट है, कॉटन वेस्ट है, ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? इनडायरेक्ट मटेरियल में। द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इनडायरेक्ट मटेरियल, जो कॉस्ट इनडायरेक्ट मटेरियल की होती है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। लास्ट है ओवरहेड। ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसमें मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात की है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात आ गई तो इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी हटाएंगे, लेबर को इसकी ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी हट जाएगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी हट जाएगी। ओवरहेड में हम ओनली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे, डायरेक्ट वाली सारी चीजें हट जाएंगी। तो डायरेक्ट वाला हमने पढ़ा था, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पड़ी थी वो भी इसमें हट जाएंगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पड़ी थी वो भी इसमें हट जाएंगे, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो और अदर कोई एक्सपेंस हुआ होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो भी हट जाएंगे इसमें। तो ओवरहेड क्या है? ओवरहेड आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस एक्सेप्ट डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ये यानी कि सिर्फ प्रोडक्शन की बात नहीं है, प्रोडक्शन से लेकर उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन करने तक, फाइनल कस्टमर तक पहुंचने तक जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे हैं वो ओवरहेड होंगे, छोड़ करके डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट को छोड़ करके जो भी इनडायरेक्ट जितने भी खर्चे हैं, इनडायरेक्ट होने वाले जितने भी खर्चे हैं एक्सेप्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, फाइनल कस्टमर तक पहुंचने तक जितने भी खर्चे हैं वो सारे ओवरहेड कॉस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मींस कॉस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस व्हिच बिगिन विद सप्लाइंग मटेरियल, लेबर एंड सर्विस एंड एंड विद प्राइमरी पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम सारे एक्सपेंसेस लगा देते हैं उसके फाइनल पैकेजिंग तक, प्राइमरी पैकेजिंग तक, यानी कि हमने प्रोडक्ट के मटेरियल वगैरह सब चीजें लगाई और उसको प्रोडक्ट को बना करके उसको डब्बे में पैक कर दिया। अब ये बाहर जाने के लिए तैयार है, सप्लायर के पास जाएगा, वहां से कस्टमर के पास जाएगा। ये जो फर्दर की जो प्रोसेस बच गई इसको अभी हम यूज नहीं करेंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का अभी हम कॉस्ट ऐड अप नहीं करेंगे। ओवरहेड कॉस्ट में तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी आ रही थी, प्रोडक्शन कॉस्ट भी आ रही थी, यहाँ पे हम सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट रखेंगे पैकेजिंग तक कि डब्बे में पैक कर दिया है। अब इसको ट्रक आएगा, उसमें हम माल लोड करेंगे और वो सप्लायर के पास जाएगा, सप्लायर से शॉप पे जाएगा, शॉप से कस्टमर के पास जाएगा, एंड देन फर्दर प्रोसेस है जो भी है डिस्ट्रीब्यूशन की, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ प्रोडक्शन की कॉस्ट निकलेगी, नाम से ही जाहिर होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ओनली प्रोडक्शन की कॉस्ट, कहां से कहां तक, उसके बनने से लेकर सारे ऑपरेशन से लेकर उसके प्राइमरी पैकेजिंग, प्राइमरी यानी कि फर्स्ट पैकेजिंग, पूरा प्रोडक्ट बनने के बाद उसको पूरी तरीके से उसको रैप कर देना, पैक कर देना, ये होता है प्राइमरी पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मींस कॉस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, जो सीक्वेंस वाइज जो ऑपरेशन हुए हैं उनकी कॉस्ट, व्हिच बिगिन विद सप्लाइंग मटेरियल, जो कि मटेरियल को सप्लाई करने से लेके लेबर, सर्विस एंड विद, और जो कि अंत होगी विद प्राइमरी पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का बनने से लेकर उसके लास्ट पैक तक का खर्चा जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है। फैक्ट्री के अंदर मान लो कोई एसी बनाने वाली फैक्ट्री है, ठीक है, उसने एसी बनाई, सारे पार्ट्स वगैरह लगाए, मटेरियल वगैरह मंगवाया, सारी एसी वगैरह बनाई, लेबर वगैरह लगा के, मशीन वगैरह लगा के, सारा खर्चा बिजली वगैरह सब कुछ लगा के उसने फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया। फिर उसमें कार्टन बॉक्स बनाए, उस कार्टन बॉक्स के अंदर उसको रैप किया, पॉलिथीन वगैरह में उसको रैप किया, फिर उसको कार्टन बॉक्स में रखा और उसको टेपेड करके उसको पैक करके उसको साइड में उसको स्टोर में ले गए कि यहाँ से अब ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएगा। तो वहां तक जाने तक की जो कॉस्ट है उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हिंदी में डायरेक्टली समझा दिया है कि कोई भी प्रोडक्ट बना उसको पैक करके उसको स्टोर में रख देना कि यहाँ से अभी ट्रक में जाएगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन से पहले का, यानी कि पैकेजिंग तक का, प्राइमरी पैकेजिंग तक का जो है खर्चा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मींस कॉस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑपरेशंस, नंबर वाइज ऑपरेशन हुए हैं, विच बिगिन, जो कि स्टार्ट होता है सप्लाइंग मटेरियल, लेबर एंड सर्विसेज से लेकर और एंड होता है प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर, वो होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। सेलिंग प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट का? तो सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस के अंदर हम उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, बेचेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय समिंग। सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट का तब निकलेगा द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस मैंने अभी पहले, इससे पहले भी बताया कि सेलिंग प्राइस निकालने में हेल्प करता है एस्टिमेट। कैसे हेल्प करता है? क्योंकि सेलिंग प्राइस उसके हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ जाती है हमारे पहले से, एस्टिमेशन के जरिए हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, उसके अंदर हम हमारा प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, एंड देन हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाता है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। सेलिंग प्राइस हम ऐसे प्राप्त कर सकते हैं बाय समिंग, जोड़ करके टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट को जोड़ करके हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लस प्रॉफिट। ये क्या आ जाएगा आपका? ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय समिंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट में भी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। अच्छा, हम इसमें अभी एक बात और देखते हैं कि प्रॉफिट कैसे डिसाइड करेंगे। प्रॉफिट कितना रखें? मन में आ रहा है उतना रख ले क्या? देखते हैं प्रॉफिट किस तरह पे डिसाइड किया जाएगा। वेदर योर प्रोडक्ट इज मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट, हाई प्रॉफिट कैन बी टेकन सच एज प्रोडक्ट। इसका मतलब समझते हैं?
बताता हूँ डिटेल में। इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जो वेदर योर प्रोडक्ट इज मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट मोनोपोलिस्टिक है, मोनोपोलिस्टिक का मतलब है कि तुम अकेले ही उस प्रोडक्ट के निर्माता हो, तुम अकेले ही उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, बाकी कोई अदर उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा, तो तुम्हारी उस प्रोडक्ट के प्रति मोनोपोली है, तुम्हारे पास ही है वो प्रोडक्ट। अब उस प्रोडक्ट का तुम मन चाहा यानी कि हाई से हायर हाई प्रॉफिट कैन बी टेकन, उस प्रोडक्ट के ऊपर आप हाई टेकन चार्ज ले सकते हो, हाई प्रॉफिट कैन बी टेकन ऑन सच प्रोडक्ट, ठीक है। हाउ मेनी कंपटीटर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, दूसरा है कि हमारे मोनोपोलिस्टिक नहीं है, उसमें कितने कंपटीटर हैं प्रोडक्ट के, कितने कंपटीटर प्रोडक्ट हैं उसके मार्केट के अंदर। अगर बहुत ज्यादा कंपटीटर होंगे, अगर ज्यादा कंपटीशन है कि उसके पास भी है, मान लो मैं कोई बोतल सप्लाई कर रहा हूँ, बोतल, ठीक है, बोतल मैं भी सप्लाई कर रहा हूँ और बहुत सारे कंपटीटर हैं, तो अब मुझे अपनी बोतल बेचनी है तो उसका प्राइस मैं हाई रख दूंगा तो कौन खरीदेगा, बाकी उसे खरीद लेंगे, है ना। तो जितना हाई कंपटीशन होगा वो उसको प्रॉफिट को कम करेगा ही करेगा, तो हाई कंपटीशन है तो लीड टू लेसर प्रॉफिट, अगर हाई कंपटीशन है तो प्रॉफिट लेस ही होगा, अगर कंपटीशन अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट कम ही होगा, और अगर कंपटीशन कम है तो प्रॉफिट हम ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, और अगर कंपटीशन जीरो है, जीरो का मतलब है मोनोपोली है कि हम अकेले ही हैं, तो हम कितना हाई भी प्रोडक्ट से चार्ज कर सकते हैं, हायर से हायर कर सकते हैं जितना हो सकता है उतना, ठीक है। थर्ड है व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन द कंपैरिजन टू अदर कंपटीटर प्रोडक्ट इन द मार्केट, हम एक ये भी देखेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका कंपैरिजन करेंगे कंपटीटर प्रोडक्ट से, जितने भी अदर प्रोडक्ट हमारे अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर उन सबसे कंपीट करेंगे, अगर हमारी क्वालिटी अगर अच्छी है तो हम मोर प्रॉफिट चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारी क्वालिटी अगर लेसर है तो हम कम प्रॉफिट चार्ज करेंगे, और अगर क्वालिटी हमारी इक्वल है तो हम एक ऐसा प्राइस डिसाइड करेंगे ताकि हमारा कंपटीटर को हम कंपीट कर सके या उसके बराबर एटलीस्ट चल सके। तो ये है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का कंपैरिजन करेंगे हम कंपटीटर के प्रोडक्ट से, तो इफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज बेटर देन अदर देन मोर प्रॉफिट कैन बी टेकन, अगर उनसे अच्छी क्वालिटी है तब हम मोर प्रॉफिट डाल सकते हैं, क्योंकि फिर हम उसमें ये टैगलाइन डाल देंगे कि हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, और फिर लोग इस्तेमाल करके देखेंगे, उनके सामने आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट सेल्स वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, सेल्स का वॉल्यूम क्या है, किस हिसाब से सेल्स चल रही है, अप्रोक्सीमेट सेल्स वॉल्यूम क्या है उसका, इफ सेल्स वॉल्यूम इज हाई इवन लेस प्रॉफिट कैन बी टेकन, अगर उसकी सेल्स वॉल्यूम ज्यादा है यानी कि अगर प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है तो अगर हम कम भी प्रॉफिट रखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, तब भी हम हमारी सारी कॉस्ट वगैरह निकाल के अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाएंगे, यानी कि अगर प्रॉफिट ज्यादा बिक रहा है तो इफ सेल्स वॉल्यूम इज हाई यानी कि सेल्स ज्यादा है, प्रोडक्ट बिके जा रहा है, तब हम उससे अगर हम लेस प्रॉफिट भी कर देते हैं वो भी कर सकते हैं, हम लेस प्रॉफिट से भी हम कर सकते हैं उसका, ठीक है। वेदर यू सेल योर प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट, वेदर यू सेल योर प्रोडक्ट, आप कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, उधारी पे सेल कर रहे हो, ऑन क्रेडिट उधारी पे सेल कर रहे हो, तो उससे आप हाई प्रॉफिट चार्ज कर सकते हो कि मैं भाई तुम्हें और सब तुम्हें कैश में कर रहे हैं धंधा, मैं तुम्हें इतने दिन का टाइम देता हूँ कि आप इतने दिन के लिए उधार ले जाओ, तो फिर इसलिए मैं उस उधार देने के नाम का थोड़ा ज्यादा चार्ज करूंगा। तो वेदर यू सेल योर प्रोडक्ट और क्रेडिट यानी कि उधार दे रहे हो या आपकी किस वेदर के अंदर आप सेल्स कर रहे हो उसके हिसाब से आप हाई प्रॉफिट चार्ज कर सकते हो। जैसे कि अभी कोविड-19 के केस के अंदर वो एक टेबलेट थी, उसका क्या नाम था, उसने हाई प्रॉफिट चार्ज किया क्योंकि उसका उन्होंने देखा कि अब इसकी सेल्स का उन्होंने चेक किया कि इसकी डिमांड ज्यादा है, तो उस लिहाज से उन्होंने प्रॉफिट हाई कर दिया और वो हाई प्रॉफिट में भी निकल गई, ठीक है। फिर है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन एन एंटरप्राइज टू कीप इट डायनेमिक एंड कवर मनी, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट, मटेरियल etc. Capital is required in an enterprise to keep it dynamic and cover money, land, building, machine, equipment, material etc. and develop product और प्रोडक्ट को डेवलप करना। इट्स रिक्वायर फॉर द एंटरप्राइजेज प्रोग्रेस एंड क्रिएटिंग वैल्यू। कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है कि जो कैपिटल है, जो पैसा है फाउंडर के द्वारा या अदर सोर्सेज से किसी भी टाइप से उस पैसे को एंटरप्राइजेज में लगाया जाता है, जिससे हम उससे उस पैसे का इस्तेमाल करते हुए लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट, मटेरियल, प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए जो भी चीज़ें जरूरत है उनको हम खरीदते हैं और फिर प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, और उससे हमारी जो इंटरप्राइजेज है वो प्रोग्रेस करती है और उससे वैल्यू क्रिएट होती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मींस लेइंग आउट ऑफ मनी ऑन एन एक्टिविटी और ए प्रोजेक्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ सम बेनिफिट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मींस लेइंग आउट मनी एन एक्टिविटी और प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी एक्टिविटी के अंदर हम पैसे को लगाते हैं किसी भी बेनिफिट के तर्ज के ऊपर, उसे हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक। अब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, नाम से पता लग रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जितना इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर रिटर्न कितना मिला। तो द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस इज टू अचीव ए सैटिस्फैक्टरी रिटर्न ऑन द फंड्स इन्वेस्टेड इन इट। कंपनी में जितना फंड इन्वेस्टेड किया जाता है वो इस तर्ज पे किया जाता है कि ये हमें कुछ ना कुछ फायदा रिटर्न कमा कर देगा, ठीक है। तो टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस, किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उससे हमें जो हम फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हमें कितना रिटर्न मिलता है। इट कंसिस्ट विद मेंटेनिंग ए साउंड फाइनेंशियल पोजीशंस although there are other business objective also such as personal satisfaction, social responsibility, ethical considerations and other non measurable objective आदि। इसके बहुत सारे अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कुछ कर रहे हैं या एथिकल कंसीडरेशन के लिए कुछ कर रहे हैं या नॉन मेजरेबल ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं।
ठीक है, हाउएवर, जबकि ऑल दीज और नॉन मेजरेबल एंड कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म, बट इन जो भी ये चीजें हैं इनको हम मॉनेटरी टर्म में क्वांटिफाइड नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द ब्रॉड मेजर टू द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस फर्म, ये बिजनेस फर्म की ओवरऑल परफॉर्मेंस को शो करता है। इट हेल्प टू मेजर द मैनेजरियल परफॉर्मेंस इन द फॉलोइंग वेज, इट हेल्प इन मेजरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, फर्म प्रॉफिट में है या नहीं है ये मेजर किया जाता है। इट हेल्प इन मेकिंग इंटर फर्म कंपेरिजन, दो फर्मों के बीच में उसका कंपैरिजन करने के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का देखा जाता है। इट हेल्प इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन, बजटिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन में ये हेल्प करता है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बजटिंग कंट्रोल सिस्टम, बजटिंग कंट्रोल सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट होता है ये। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी चीज की? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, जो प्रॉफिट आया है बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड्स, डिविडेंड्स, टैक्स, इंटरेस्ट, ये सब चीजें देने से पहले जो प्रॉफिट आया है, इनटू बटे में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, इससे हम निकालते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इस फॉर्मूले से। कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर। अच्छा, प्रॉफिट तो मालूम है, बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड, डिविडेंड कंपनी डिविडेंड देती है, डिविडेंड होता है लाभांश, यानी कि लाभ का छोटा सा हिस्सा। कंपनी को 1000 रुपए का फायदा हुआ तो फिर वो हिसाब लगाती है कि हम 100 रुपए हमारे शेयर होल्डर में बांट देते हैं, या 800 रुपए शेयर होल्डर में बांट देते हैं, तो उनका वो हिस्सा करके जिसके पास जितना जितना शेयर है वो सबके पास चला जाता है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड, टैक्स, इंटरेस्ट, ये सब चीजें देने से पहले उसका जो प्रॉफिट है बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ये होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी कैलकुलेटेड अंडर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व प्लस प्रॉफिट लेस बैलेंस प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स। अब इसमें हम माइनस करेंगे फिक्टियस एसेट माइनस फिक्टियस एसेट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एसेट, इन्वेस्टमेंट मेड आउटसाइड बिजनेस। नॉन ऑपरेटिंग एसेट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट मेड आउटसाइड बिजनेस, बिजनेस के आउटसाइड कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो होती है नॉन ऑपरेटिंग एसेट। फिक्टिशियस एसेट, इन सबको हटाएंगे और लॉन्ग टर्म लोन को, प्रॉफिट लॉस बैलेंस को और रिजर्व को, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, इक्विटी शेयर कैपिटल को, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, और इस टाइप से हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.